मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल समराइज्ड में। आज बात करेंगे हमास के इजराइल पर उस हमले की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक अनप्रेसिडेंटेड हमला, एक बेहद कोऑर्डिनेटेड अटैक, लैंड, वाटर, एयर, तीनों रास्तों से हमला किया। पैराग्लाइडर्स उतारे, बोट्स भेजी, जो बॉर्डर फेंसिंग है, जो लैंड बॉर्डर फेंसिंग है, उसको बुलडोज किया। इजराइल के तमाम शहरों को कब्जे में लिया। एक साथ हमास का दावा है 5000 रॉकेट दागे, इजराइल कह रहा है 2500 दागे। लेकिन जितने भी दागे 20 मिनट के अंदर उन्होंने जो इजराइल का जो फेमस एयर आयरन डोम जिसको वो कहते हैं, जो उनकी तरफ आ रहे किसी भी रॉकेट, दरअसल किसी भी प्रोजेक्टाइल को आइडेंटिफाई करके उसको न्यूट्रलाइज करता है और करता रहा है, उसको असफल किया, उसको ओवरहेल्म किया। शहर के शहर कब्जा कर लिए। 100 से ज़्यादा, अभी 130 का दावा है, इजरायली नागरिकों जिसमें सैनिक भी शामिल हैं, होस्टेज बना के गाजा स्ट्रिप में ले गए जहां से ये हमला किया। और इजराइल जैसे देश को इस हमले की भनक तक नहीं लगी, रोकने की कौन कहे। पूरी दुनिया सख्ते में है, स्तब्ध है। खुद अरब वर्ल्ड, खासतौर पे जो इस्लामिक वर्ल्ड है, वो सख्ते में है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो इस हमले के पीछे अगर हम इसको एनालाइज करें तो हम इसमें 3 बातें देख सकते हैं कि तात्कालिक कारण क्या है, हमास ने यह हमला अभी क्यों किया, इतना बड़ा हमला। दूसरा, इजराइल क्यों असफल हुआ इस हमले को रोक पाने में ही नहीं, इसकी खुफिया जानकारी पाने में भी। और तीसरा, इस्लामिक जो वर्ल्ड है उसका रिएक्शन क्या होगा। चौथा, इजराइल की इसके बाद की जवाबी कार्रवाई क्या होगी। ये 4 बड़े सवाल बनते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन चारों सवालों पे बात करें। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि अब उनका देश वॉर में है, ये युद्ध है, ये कोई ऑपरेशन नहीं। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि दिस इज नॉट एन ऑपरेशन, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ राउंड, ये युद्ध है। और बिल्कुल जितनी कैजुअलिटीज हैं, 700 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों की, 400 से ज़्यादा जवाबी एयर स्ट्राइक्स में गाजा स्ट्रिप में, तो सारी स्थितियां बता रही हैं कि युद्ध जैसा ही है। लेकिन पहला सवाल कि इस हमले के तात्कालिक कारण क्या थे। हमास ने जो बताया है कि अल अक्सा जो मॉस्क है जेरूशलम में, जो इस्लाम में बहुत पवित्र मानी जाती है, तीसरी सबसे पवित्र जगह मक्का और मदीना के बाद, और ज्यूइश पॉपुलेशन के लिए भी उतनी ही पवित्र, उसको लगातार डिसिक्रेट करने के, उसको लगातार अपवित्र करने की खबरें आ रही थी। अभी मार्च में एक हैंड ग्रेनेड दागा था इजरायली पुलिस ने उस पर, जिसके बाद तनाव बहुत बढ़ा था। इसके पहले 2021 में इसी मस्जिद को लेकर के विवाद हुआ था, और जिसके बाद 11 दिन का इजराइल हमास युद्ध हुआ था, जिसमें 65 से ज़्यादा बच्चों सहित फिलिस्तीन, बहुत सारे फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए थे, सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए थे। तो हमास इसको कारण बता रहा है, लगातार बढ़ती टेंशन्स को। वेस्ट बैंक को भी उसने कारण बताया है, जहाँ पे इजराइल गांव के गांव बसा के वहाँ की ज़मीनों को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमास जो बता रहा है ये सिर्फ आधा कारण है, उसने एक बड़ा हिस्सा छोड़ के रख दिया है। और वो हिस्सा है, अगर आप देखें तो बीते 3-4 सालों में मिडल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें बहुत बड़े परिवर्तन आए। अब्राहम अकॉर्ड्स को याद करिए, 1973 में जब इजिप्ट और सीरिया ने एक साथ इजराइल पे हमला किया था और ज़्यादा ज़मीन गंवा के लौटे थे, तब के बाद से लेकर के लगातार इजराइल और अरब वर्ल्ड के जो संबंध हैं बहुत अनस्टेबल ही रहे हैं, इस स्तर तक नहीं गिरे, ये दूसरी बात है। लेकिन बीते 4-5 ईयर से उनमें एक बड़ा फिलिप आया था। जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उनके दामाद ने बहुत सारे ऐसे समझौते करने की कोशिश की और सफल हुए, जिनको बाद में उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड कहा। आप याद करिए जब 2020 में अब्राहम अकॉर्ड हुआ, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने पहली बार इजराइल को मान्यता दी। दुनिया में पहले 2 अरब ऐसे देश जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी, और उसके बाद से लग रहा था लगातार कि इजराइल और अरब संबंध जो हैं सामान्य हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इजराइल के एक मंत्री ने सऊदी अरेबिया का दौरा किया, ये बहुत बड़ी बात थी। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से ये पहली बार हुआ था कि सऊदी अरब ने किसी इजरायली
मिनिस्टर को होस्ट किया। सऊदी अरेबिया ने ही इजराइल को अपना एयर स्पेस यूज करने की इजाज़त दी। अब इजराइल के जो जहाज़ हैं वो सऊदी अरब के एयर स्पेस में उड़ सकते हैं, ये भी पहली बार हुआ। इसके साथ साथ अभी बीते महीने सऊदी अरब ने पहली बार एक ज्यूइश प्रार्थना सभा होने दी, जिसमें इजराइल के एक रब्बी ने वहाँ की एक यहूदी प्रार्थना सभा को लीड किया। निश्चित रूप से पैलेस्टाइन इस समझौते से नाराज है और इस लगातार नॉर्मलाइज होते संबंधों से, जिसमें बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने तो सीधे सीधे मान्यता ही दे दी है, दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लिए हैं। सऊदी अरब भी उसी रास्ते पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और अगर सऊदी अरब उस रास्ते पे बढ़ता हुआ दिखेगा तो बाकी अरब स्टेट्स भी ये करेंगे। और ये बात पैलेस्टाइन के लिए एक बड़ा झटका होगी। 1948 से ही पैलेस्टाइन का जो देश, जो उसकी टेरिटोरी है, वो लगातार सिकुड़ती जा रही है। इजराइल उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों पर कब्जा करता जा रहा है। तो भले ही हमास ने अल अक्सा मस्जिद को अपवित्र करने की कोशिशों को एक बड़ा कारण बताया है, लेकिन ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं और जो ज़्यादा नॉर्मलाइज हो रहे संबंध हैं अरब, खासतौर पे जो यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो वाला इस जो अरब कंट्रीज हैं, उनके और इजराइल के सुधरते संबंधों का सबसे ज़्यादा असर फिलिस्तीन पे पड़ना है, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे पड़ना है, उसकी नेशनहुड की डिमांड पे पड़ना है। और ये बात केवल हमास को ही नहीं, जो फिलिस्तीन का मान्यता प्राप्त जो सत्ताधारी संगठन है फतेह, उसके लिए भी ये बात दिक्कत तलब है। और इसीलिए दोनों ने अब्राहम अकॉर्ड में $50 बिलियन की सहायता की बात थी फिलिस्तीन को, उसको दरकिनार करते हुए, उसको ठुकराते हुए उस पूरी प्रोसेस का बायकॉट किया। तो ये सबसे बड़ी बात। एक दूसरा जो कारण है वो भी इसी कारण से जुड़ा हुआ है कि इजराइल अपनी स्थापना के बाद से लगातार ये कोशिश करता रहा है कि तमाम देशों के जो दूतावास हैं इजराइल में, तेल अवीव में हैं, वे अपने एम्बेसीज को, अपने दूतावासों को ट्रांसफ़र करके जेरूशलम ले जाएं। जेरूशलम पे दोनों का दावा है, खासतौर पे वेस्ट जेरूशलम के पूरे इलाके पे दावा करते हैं फिलिस्तीनी लोग भी। और इजराइल की ये कोशिश ही इसीलिए है कि अगर तमाम देश अपनी एम्बेसीज को जेरूशलम ले जाएंगे तो जेरूशलम पे इजराइल का जो दावा है वो पुख्ता होगा, वो मजबूत होगा। ट्रंप प्रशासन ने ये काम फाइनली किया, इसके पहले किसी अमेरिकी प्रशासन ने नहीं किया था क्योंकि उनको इसके रेमिफिकेशंस पता थे। लेकिन ट्रंप ने यूएस एम्बेसी जो इजराइल में थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया और उसको वो ट्रांसफ़र करके लेके गए जेरूशलम में, जिसके बाद से फिर से हमास को बेशक नाराज होना था और ये भी एक बड़ा कारण बना। 1973 में हमास ने हमले की टाइमिंग जो चुनी, आप उसके अंदर अगर ये सिंबोलिज्म देखें तो आपको ये और बात समझ में आएगी कि अब्राहम अकॉर्ड और जेरूशलम में एम्बेसी का ट्रांसफ़र करना इस हमले के पीछे अल अक्सा मस्जिद को अपवित्र करने से भी ज़्यादा बड़े कारण हैं। अल अक्सा मस्जिद पर मैं एक बात भूल गया था, वो बता दूं आपको। अल अक्सा मस्जिद पर भी दोनों का दावा है। यहूदी उसे अपने एक प्राचीन मंदिर, जिसको वो टेम्पल माउंट कहते हैं, उसकी दीवार मानते हैं, जबकि मुस्लिम जो है वो मानते हैं कि ये बराक मस्जिद है और इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद सबसे पवित्र स्थान है। लगातार वहाँ पे विवाद होते थे, इसीलिए 1970 में एक समझौता हुआ था, इजराइल जिसका हिस्सा था, कि गैर मुस्लिम भी वहाँ आ सकते हैं, दीवार को छू सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते। और इस बात को रेस्पेक्ट किया था दोनों पार्टीज ने। यहूदी भी वहाँ आते थे, बिना किसी टकराव के चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन बीते 2-3 साल में जो एक्सट्रीमिस्ट ज्यूइश ग्रुप्स हैं वो लगातार एग्रेसिव हुए थे। उन्होंने 2021 में पूजा करने की भी कोशिश की थी, जिसके बाद 11 दिन लंबा युद्ध हुआ था, जिसमें 65 से ज़्यादा बच्चों समेत, फिलिस्तीनी बच्चों समेत सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिक इजरायली कार्रवाई में मारे गए थे। उनके भी कुछ मरे थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। फिलिस्तीनियों ने वहाँ पे घुस के कुछ हमले किए थे, लेकिन वो उस तरह से सफल नहीं हो पाए थे। 1973 के युद्ध के बाद जब सीरिया और इजिप्ट ने हमला किया था इजराइल पे, और उसके बाद वो और ज़्यादा ज़मीन गंवा के आए थे, उसके बाद 1978 आते आते तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर जो थे, उन्होंने कैंप डेविड समझौता करवाया था, जिसमें इजिप्ट और इजराइल
ने आपस में समझौता किया था। अनवर सादात इजिप्ट की तरफ से थे और बेगिन थे तत्कालीन प्रधानमंत्री इजराइल के, जिसके बाद इन दोनों के संबंध थोड़े ठीक हुए थे, नॉर्मल तो नहीं हुए थे लेकिन स्थिर रहे थे। पर इन दोनों के अलावा कोई भी अरब देश इजिप्ट के अलावा किसी भी अरब देश के इजराइल से अच्छे संबंध नहीं थे। अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद लगातार सऊदी अरब से सुधरते संबंधों के बाद हमास को ये दिक्कत थी कि हमास की लड़ाई कमज़ोर पड़ेगी, फतेह की लड़ाई जो है कमज़ोर पड़ेगी, और इसलिए उसको इस प्रोसेस को डिरेल करना था। तो पहली बात कि जो तात्कालिक कारण अल-अक्सा मस्जिद है वो सिर्फ एक कारण है, जो असल कारण है वो जियोपॉलिटिक्स में है, वो अब्राहम अकॉर्ड्स में है। अब यहाँ के आगे बढ़िए, इजराइल फेल कैसे हुआ इतने बड़े हमले को गेस करने में? उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी बड़ी असफलता उनको कैसे मिली? दुनिया की बेस्ट एजेंसीज में से एक माना जाता है मोसैड को। क्या हुआ? और ये समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 2018 में, जब से शुरू करके इजराइल लगातार अनस्टेबल है। बहुत सारे इलेक्शंस हुए, वहाँ पे कोalition गवर्नमेंट्स भी बन रही हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं, कोई भी अस्थायी सरकार नहीं रही है। और अभी की जो सरकार है बेंजामिन नेतान्याहू वाली, बीबी जिनका निकनेम है, वो आज तक के इतिहास में इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों के इजराइल की सबसे राइट विंग सरकार, जिसको एक तो पैलेस्टीनियन कॉज से कोई सिंपैथी नहीं है, वो एक कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। दूसरे वो बहुत राइट विंग है, उनको अपनी कैपेसिटीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा है। और तीसरे वो लगातार एक टकराव वाले मूड में अपने ही नागरिकों के साथ। आप याद करिए जनवरी 2023 मतलब इसी साल की शुरुआत में बेंजामिन नेतान्याहू की इस सरकार ने जुडिशियल रिफॉर्म्स के नाम पे वहाँ की न्यायपालिका के पर कतरने की कोशिश की थी, उसके अधिकार कम करने की कोशिश की थी, जिसके बाद इजराइल में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, लगातार बहुत तीखा विरोध चल रहा है, लगातार अशांति है वहाँ पे, रोज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। और जब कोई भी देश लगातार अनस्टेबल हो, जब कोई भी देश लगातार अस्थिर हो, तो सबसे बड़ा फर्क उसकी नेशनल सिक्योरिटी पे ही पड़ता है, सबसे ज़्यादा फर्क उसकी इंटेलिजेंस क्षमताओं पे ही, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के ही कैपेसिटी पे पड़ता है, के ही क्षमता पे पड़ता है। मुझे लगता है इस बात में हमारे देश के लिए भी सबक है, जो बीते कुछ सालों से लगातार हलाल हिजाब जुलूस, धार्मिक जुलूस, तमाम मामलों पे अस्थिर किया जाता रहा है। खैर, 2018 से लगातार पॉलिटिकली अनस्टेबल और 2023 से लगातार पॉलिटिकली एंड सोसाइटली अनस्टेबल, सामाजिक रूप से भी बहुत अस्थिर है, उसमें इस तरह की एक बड़ी असफलता की गुंजाइश बनती ही बनती है। और इसीलिए अगर आप देखें कि बेंजामिन नेतान्याहू का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर, हम युद्ध में हैं, ये ऑपरेशन नहीं है, ये राउंड नहीं है, ये फुल ब्लोन युद्ध है, लॉन्ग एंड डिफिकल्ट होगा, लेकिन उनका जो चेहरा था उस पर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। इजराइल का पॉलिटिकल नेतृत्व जो है, इजराइल की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और इजराइल की जो सिटीजनरी है, दोनों को मैंने कभी इतने सदमे में नहीं देखा, इतने डर में नहीं देखा, मैंने कभी भी उनका आत्मविश्वास इस स्तर पर गिरा हुआ नहीं देखा। और बेशक की बात समझ में आती है, इतने बड़े हमले पे 700 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, हमास के मुताबिक 130 लोगों को होस्टेज बना के गाजा पट्टी में ले जाया गया है, तो निश्चित रूप से ये असर तो पड़ना ही था। तीसरा सवाल, आगे क्या होगा? मैं अभी इस्लामिक वर्ल्ड के रिएक्शन पे आऊँगा। इजराइल ने बेशक कहा है कि वो भी अनप्रेसिडेंटेड जवाब देगा, लेकिन हमास दरअसल यही चाहता है। इस हमले का जवाब देने के लिए इजराइल केवल एयर स्ट्राइक से काम नहीं चला सकता है, वो लगातार करता रहा है, वो सालों से करता रहा है, वो केवल ब्लॉकेट से नहीं कर सकता है। इस हमले का जवाब देने के लिए और अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए, अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए उसे गाजा स्ट्रिप में, गाजा पट्टी में घुसना होगा। 22 मील की ये जो पट्टी है, दुनिया के सबसे पॉपुलेशन डेंस इलाकों में से, लाखों की आबादी है, जगह बहुत कम है,
और हमास चाहता है कि एक प्रोट्रैक्टेड अर्बन वॉरफेयर हो, एक शहरी गुरिल्ला लड़ाई हो, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए अगर वो अंदर घुसते हैं गाजा में तो हमास के फाइटर्स को पहचान पाना आम पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन से बहुत मुश्किल होगा। उनको पता ही नहीं चलेगा कौन पैलेस्टीनियन सिविलियन है, कौन अनआर्म्ड है, कौन निहत्था नागरिक है और कौन हमास का फाइटर है। तो जो ब्लडशेड होगा, जो लाशें गिरेंगी, जो खून बहेगा, जो निर्दोष फिलिस्तीनी नागरिक मारे जाएंगे, वो हमास के लिए एक वाटरशेड ऑफ सपोर्ट क्रिएट करेगा। और खासतौर पे इस्लामिक वर्ल्ड, आप देखें कि इस पूरे हमले के बाद सबसे ज़्यादा सख्ते में इजराइल से भी ज़्यादा स्टंट मुझे जो रिस्पॉन्सेस लगे वो सऊदी अरेबिया के, वो यूएई के, वो बहरीन के, वो इजिप्ट के, वो टर्की के लगे। ईरान ने तो खैर खुल के सपोर्ट किया है हमास का। लेबनान का जो शिया इंसर्जेंट ग्रुप है हिजबुल्ला, उसने इजराइल पे मिसाइल्स भी दागे हैं, रॉकेट्स भी दागे हैं। लेकिन इनके अलावा जो बाकी सारे देश हैं, सऊदी अरेबिया ने हमास की कार्रवाई को कंडम नहीं किया है, उसकी निंदा नहीं की। उन्होंने केवल डिस्केलेट करने के लिए कहा है। टर्की के राष्ट्रपति एर्डोगान को आप देखिए, उन्होंने केवल डिस्केलेट करने के लिए कहा है। और एक सबसे दिलचस्प बात है कि सऊदी अरेबिया ने भी हमास के इस हमले को रिटेलिएटरी बताया है, जवाबी हमला बताया है, जो कि साफ झूठ है। ये स्ट्राइक हमास की तरफ से फर्स्ट स्ट्राइक है, ये बात हम सबको पता है और ये बात साफ है, आईने की तरह साफ है कि यह हमला हमास ने कोट एंड कोट बिना प्रोवोकेशन के किया है, या आप कह दें बिना इमीडिएट प्रोवोकेशन के किया है। तो सऊदी अरेबिया का जो रिस्पॉन्स है, आप उसी से इस्लामिक वर्ल्ड की मुश्किल समझ सकते हैं कि अब ये आगे क्या करेंगे। अगर इजराइल गाजा स्ट्रिप में घुसता है और वहां पे आम मुस्लिम नागरिकों की, निर्दोष मुस्लिम नागरिकों की जानें जाती हैं, तो जो सबसे पहली कैजुअलिटी होगी वो अब्राहम अकॉर्ड्स होंगे। कोई भी अरब देश, कोई भी इस्लामिक कंट्री अगर इजरायली सेना निर्दोष नागरिकों को मार रही है तो अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर रहने में उसको बहुत दिक्कत होगी। ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसके साथ भी यही समस्या बड़ी होकर आने वाली है। इसीलिए अगर आप देखें कि लगातार जो मेजर्ड रिस्पॉन्स है, और अगर इजराइल नहीं घुसता है तो उसकी जो राइट विंग सरकार है, उसका आज तक का जो रीजन डेट्रे है, उसकी जो समझौता ना करने की बात है, उसका जो हर इजरायली नागरिक के खून का बदला लेने की एक स्थिति रही है, एक स्टैंड रहा है, वो कंप्रोमाइज होगी। और वो कंप्रोमाइज होगी तो इजराइल का जो राइट विंग जायनिस्ट सेटअप है वो दिक्कत में पड़ेगा। तो ये क्वैगमायर, ये एक मुश्किल क्वैगमायर है जिसमें हमास बहुत क्लियरली एक अपर हैंड पे है कि अगर इजरायली आर्मी गाजा स्ट्रिप में घुसती है, जो कि हमास चाहता है, तो इजराइल दुनिया के स्तर पे कमजोर हो पड़ेगा। और फिर यूएस जैसे उसके हमेशा के सपोर्टर देशों को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनको फिर क्या वो इस्लामिक वर्ल्ड को, खासतौर पे सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इन तमाम देशों को एलिनेट करके इजराइल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इजराइल केवल एयर स्ट्राइक करेगा तो इजराइल के जो अपने नागरिक हैं, जो सदमे में हैं, जिन्होंने 700 से ज़्यादा नागरिक खोए हैं, वे दुखी होंगे, वे दिक्कत में होंगे। इजराइल के गाजा स्ट्रिप में घुसने में एक और समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, कि ये जो 130 होस्टेज हैं इजरायली सिटीजन्स, हमास उनको लेके बार्गेन करेगा। तो कुल मिला के हमास की जो पोजीशन है उसने बहुत चौंकाते हुए इस बार अपर हैंड की पोजीशन है, और इजराइल को मुझे लगता है ये बात समझ में आ रही है। बेंजामिन नेतान्याहू जितनी भी पोस्चरिंग कर ले, मुझे लगता है उन्हें ये बात समझ में आ रही है। इसके आगे ये कि हमास एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। एक और यहां पे एक छोटी सी बात कह दूं कि मैं हमास को आतंकवादी संगठन क्यों नहीं बोल रहा हूं। मैं हमास को आतंकवादी संगठन इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरा देश भारत हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता है। हमारे देश द्वारा जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की लिस्ट है पूरी दुनिया भर की, उसमें हमास शामिल नहीं। तो चूंकि मेरा देश नहीं मानता, इसलिए मेरे मानने और कहने का कोई सवाल नहीं उठता। मैं उनको एक संगठन मानता हूँ, वायलेंट मिलिटेंट संगठन है,
एक इंसर्जेंट संगठन है, एक उग्रवादी संगठन है, हिंसा में विश्वास रखता है, बस उतना ही, और वो इजराइल भी रखता है। लेकिन एक बेहद सफल हमले के बाद हमास ने एक भयानक मूर्खता की। देखिए, इजराइल की स्थिति तमाम और देशों से बहुत अलग है। युद्ध का जो पहला जो वियना कन्वेंशन है कि आप नॉन आर्म्ड अनआर्म्ड पॉपुलेशन को नहीं मारेंगे, आप जो गैर लड़ाका आबादी है उसके ऊपर हमले नहीं करेंगे, जो असैन्य आबादी है उसके ऊपर हमले नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल चूंकि कंपलसरी मिलिट्री सर्विस वाला देश है, इसलिए उसकी आबादी में कौन सैन्य है कौन असैन्य, ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद हमास को जो बात एक बहुत क्लियर करके, अगर उसको अपनी छवि की कोई चिंता है तो मैं जानता हूं, मुझे याद है 2021 में वो बहुत स्तब्धकारी, बहुत दुखद दृश्य थे, विजुअल्स थे, जब अल-अक्सा मस्जिद के विवाद के बाद ही 11 दिन का युद्ध हुआ था, जब इजराइल एयर स्ट्राइक्स कर रहा था गाजा स्ट्रिप पे, तो बहुत सारे इजरायली नागरिक अपने यहाँ की जो ऊंचाई वाली जगह हैं जहाँ से पूरा गाजा साफ दिखता है, वहाँ पे फुल पार्टी मोड में आते थे, बियर्स लेके और म्यूजिक बजाते हुए, और वो बोलते थे कि वी आर एंजॉइंग द फायरवर्क्स। कि गाजा पे जो बरस रहे रॉकेट्स थे और बम थे, वो कहते थे कि हम आतिशबाजी का आनंद ले रहे हैं। वो दुखद था। लेकिन एक दुखद और गलत का जवाब दूसरा दुखद और गलत नहीं हो सकता। मैंने वो वीडियो देखे हैं जिसमें हमास के फाइटर्स स्त्रियों की नेकेड, अर्धनग्न और नग्न मृत शरीरों को घसीटते हुए इस्लामिक वार क्राइस चिल्ला रहे हैं, इस्लामिक नारे लगा रहे हैं। हमास को डिसाइड करना होगा कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहता है या जो उसका दावा है एक फ्रीडम फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहता है। अगर उसको इस्लामिक स्टेट की तरह की हरकतें करनी है तो इस हमले से उसने जो भी शॉक वैल्यू कमाई है, जो भी रिकग्निशन कमाया है, जो भी उसकी तरफ दुनिया पर नजर गई है, वो खो देगा। अगर आप इस्लामिक स्टेट स्टाइल सेलिब्रेशन में जाएंगे, बिहेडिंग्स में जाएंगे, तो दुनिया का कोई सभ्य देश, कोई सभ्य समाज, कोई नागरिक फिर आपके साथ ना खड़ा हो सकता है, ना आप किसी जायज मात पे ही वो तैयार हो सकता है। अगर हमास लीडरशिप को थोड़ी सी भी समझ है तो मुझे लगता है कि उनको चाहिए कि ऐसे जो रोग एलिमेंट्स हैं उनके अंदर, उनको तुरंत आइडेंटिफाई करके उन्हें रोकें। एक आखिरी बात मैंने अभी तक की बात नहीं की है कि ईरान का जो खुला सपोर्ट, लेबनान के हिजबुल्लाह का जो खुला सपोर्ट, वो भी एक मेजर डेटरेंट है। इस बार रशिया यूक्रेन युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है, दुनिया पहले से ही बहुत मुश्किल में है। ऐसे में अगर एक फुल ब्लोन इजराइल, हमास, ईरान, हिजबुल्लाह वार की गुंजाइश बनती है, और ख़ास तौर पे जिसमें अगर गाजा स्ट्रिप में घुसता है इजराइल, तो जो जियो पॉलिटिक्स है वो उसके लिए अनप्रेसिडेंटेड होगा। एक ही थिएटर में दो वार्स, जिसमें से एक ने दुनिया का जो फूड ग्रेन है उसको संकट में, कैपेसिटीज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको मुश्किल में डाल रखा है। ऐसे में अगर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने वाले इलाके में अगर इस स्तर का एक युद्ध हुआ तो वो अपने आप में फिर से बहुत दिक्कत तलब होगा। और मुझे लगता है कि ये बात यूएस से लेकर के जितने भी मेजर वर्ल्ड प्लेयर्स हैं उनको समझ में आ रही है। खैर, तो अभी युद्ध की जो स्थिति है वो यही है। मैं और भी कोशिश करूंगा जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं आपको एक्सप्लेन करता रहूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और साझा करें अपने समूहों में। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और मुद्दे पर। सी यू ऑल अगेन, बाय बाय।